नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे भाषा विज्ञान का एक नया टॉपिक, वाग्व्यव और उनके कार्य। वाग्व्यव क्या है? जो वाग अंग है, यानी जो वाणी उत्पन्न करने वाले या ध्वनि, जो सार्थक ध्वनि है उनको उत्पन्न करने वाले जो हमारे मुख में अंग हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? औपचारिकी स्वन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ये हम कल कर चुके हैं। देखिए, जो मानव है वो स्वन का जब उच्चारण करता है तो अनेक अंगों का उसमें इस्तेमाल होता है। वो अंग ऊपर नीचे आगे पीछे होकर स्वन को उत्पन्न करते हैं या स्वन को प्रभावित करते हैं। और इन अंगों की अगर बात करें तो उसमें जैसे जीवा है, दांत है, तालु हैं, ओष्ठ है, ये सब अंग इसमें विशेष भूमिका निभाते हैं। तो जो औपचारिकी नामक शाखा है, इसके अंतर्गत हम जो हमारे वागांग हैं उन्हीं का अध्ययन करते हैं। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। देखिए, जो वाग्व्य है ये दो शब्दों से बना है, वाग और अवयव। इन दोनों के मेल से जो शब्द बनता है वो बनता है वाग्व्यव। अब इसका अर्थ अगर देखें तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? यानी वाणी को उत्पन्न करने वाले अंग। यहाँ से जो अगर देखें, वाग का अर्थ क्या है? वाणी, यानी आवाज़, ध्वनि, जो वाणी है। और इसमें अवयव का मतलब क्या है? अंग। तो वाणी उत्पन्न करने वाले जो अंग हैं वो क्या कहलाते हैं? वाग्व्यव कहलाते हैं। इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो काम प्रारंभ होता है वो फेफड़े से होता है। जो हमारे शरीर में फेफड़े हैं, ये देखिए हमारी जो श्वास प्रक्रिया का मूल आधार है। चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम चल रहे हैं, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, जो फेफड़े हैं ये निरंतर अपनी गति को बनाए रखते हैं। हमारे जो श्वास है उसको शुद्ध करना और हमारे शरीर को एक नया जीवन देते रहना, ये किसका काम है? ये फेफड़े का कार्य है। तो यहीं से जो श्वसन प्रक्रिया है उसमें वायु हमारे भीतर से बाहर आती है, और वो कैसे जो हमारे मुख के अंग है उनके माध्यम से वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है कि जो फेफड़े हैं ये ध्वनि के उत्पादन का प्रमुख अंग है। ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि फेफड़े से ही तो जो वायु है वो आती है। फेफड़े ही हमें वायु प्रदान करते हैं, और उसी वायु को हमारे मुंह के जो अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग अंग हैं, वो विशेष प्रकार से उस वायु का इस्तेमाल करते हैं वाणी को उत्पन्न करने के लिए। तो वही हम आज विस्तार से जानेंगे। ये प्रश्न हम चित्र के माध्यम से समझेंगे ताकि हमें विस्तार से ये समझ में आए। देखिए, हमारे मुंह में दो तरह की नलियाँ होती है। एक होती है भोजन नलिका और दूसरी होती है जो श्वास नलिका है। ये आप ध्यान में रखें। यहाँ पर भोजन नलिका का जो काम है वो श्वास प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, यानी जो स्वन उत्पादन की प्रक्रिया है वो भोजन नलिका से संबंधित नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे मुख में विशेष स्थान रखती है तो इसकी वागांगों में चर्चा होती है या वागांगों में इसको गिना जाता है। इसका जो मुख्य काम है वो हमारे दांत जो भोजन पचाते हैं वो ये नलिका भीतर लेकर जाती है। भीतर आमाशय में जो भोजन है वो पचता है और उससे हमें नया जीवन या हमारे शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि भोजन नलिका का स्वन प्रक्रिया में कोई विशेष योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी इसको वागांगों में गिना जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा जो हमारे पास है श्वास नली। जो श्वास नली है ये जो वाग्व्य है फेफड़ों के ऊपर स्थित होता है, यानी इसके नीचे हम अगर जाएंगे, हमारे शरीर में जाएंगे तो नीचे हमारे यहाँ से फेफड़े प्रारंभ हो जाते हैं, और फेफड़ों के ऊपर क्या है? जो श्वास नली है। नासिका से जो फेफड़ों तक पहुंचती है, ये नली कहाँ से आती है? ये नाक से आती है, नासिका से आती है और ये फेफड़ों तक चली जाती है। इसी मार्ग से जो वायु है वो बाहर निकलती है। श्वास नली के द्वारा ही हम प्रति क्षण जो सांस लेते हैं वो प्रक्रिया चलती है, और स्वन प्रक्रिया में श्वास नली का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि जहाँ से सांस आएगा उसी सांस को हमारे मुख के जो अन्य अंग है वो उस पर अपना नियंत्रण करेंगे, और इससे क्या है? स्वन का उच्चारण किया जाएगा। तो पहली यहाँ पर क्या है? भोजन नलिका है। दूसरा क्या है? श्वास नलिका है। उसके बाद है स्वर यंत्र। देखिए, जो स्वर यंत्र है, जब निश्वास वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है, या निश्वास यानी जो छोड़ी गई हवा है, वायु है, वो फेफड़ों से जब बाहर निकलती है
तो श्वास नलिका के मार्ग से होकर वो कहाँ पर पहुँचती है, वो स्वर यंत्र के मुख पर पहुँचती है। ये स्वर यंत्र श्वास नलिका के ऊपरी किनारे के पास विद्यमान होता है। तो ये श्वास नलिका है, इसका ऊपरी किनारा यही है और यहाँ पर क्या है, स्वर यंत्र है। इस स्थान पर आकर श्वास नलिका थोड़ी सी मोटी हो जाती है। अक्सर देखने में आता है कि जो दुबले पतले लोग होते हैं उसमें गले का जो भाग है वो बाहर की ओर ऊपर उठा हुआ एक अंग दिखाई देता है, जिसे हम टेटुआ कहते हैं। यानी तीखा और बड़ा सा जो गले के भीतर बाहर की ओर अंग दिखता है, जिसे हम टेटुआ कहते हैं। और भाषा विज्ञान में इसे पीटक कहा गया है। कंठ पीटक, ये कंठ पीटक ही स्वर तंत्री को सुरक्षा देता है। जिस अंग में ये स्वर तंत्रियां स्थित रहती है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्वर यंत्र कहते हैं या स्वर तंत्र कहते हैं। यानी ये जो स्वर यंत्र है यहीं पर स्वर तंत्री रहती है। ये क्या है, कंठ पीटक है, या जिसे हम टेटुआ कहते हैं। ये वही भाग है टेटुआ या कंठ पीटक। इसके भीतर स्वर यंत्री जो स्वर तंत्री है वो स्वर यंत्र और स्वर तंत्री यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। और ये कहाँ होता है, श्वास नलिका के ऊपरी भाग में एक तंत्री के रूप में ये यहाँ पर रहता है। जो स्वर तंत्री है ये अगर हम देखें तो ये स्वर यंत्र में, स्वर यंत्र कहाँ है, ये रहा, स्वर यंत्र में एक पतली झिल्ली के रूप में होती है। कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये एक पतली झिल्ली के दो पर्दे हैं। ये जो पर्दे हैं जिसमें मैं बिंदु लगा रही हूँ, ये दोनों पर्दे हैं। ये हमारी स्वर जो यंत्र है, स्वर यंत्र जो हमारे मुंह में, और इसके नीचे क्या है, श्वास नलिका है, उसके ऊपर ये स्वर यंत्र बना हुआ है। और ये स्वर तंत्रियां हैं। ये दो पतले से पर्दे या झिल्ली के रूप में होते हैं। स्वर तंत्रियों के कंपन से ही अनेक तरह की जो ध्वनियां हैं वो उत्पन्न होती है। ये स्वर तंत्रियां कभी कभी आपस में मिल जाती है तो कभी दूर हट जाती है। वो वायु पर निर्भर करता है। यानी कभी तो ये आपस में मिल जाती है, कभी ये दूर हट जाती है। जब ये दोनों आपस में सटी हुई होती है तो वायु इनको धक्का देकर बाहर निकलती है। ऐसा करने से नाद उत्पन्न होता है, सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती है। लेकिन जब ये खुली होती है तो वायु बिना ही घर्षण की, यानी अगर ये बंद होगी तो झटका लगेगा इनको और एकदम से ऊपर उठेगी तो क्या होगा, सघोष ध्वनियां उत्पन्न होगी। और जब ये खुली होती है तो जब ये ऊपर की तरफ उठी होती है दोनों, तो वायु बिना किसी घर्षण के बाहर निकल जाती है। यानी जब वायु का मार्ग बंद नहीं होगा तो वायु आराम से बाहर निकल जाएगी। उस समय उत्पन्न होने वाली जो ध्वनियां हैं उनको श्वास अथवा अघोष ध्वनियां कहते हैं। यानी जो सघोष ध्वनियां हैं उसमें इन तंत्रियों को हटाया जाता है वायु के द्वारा, और जो अघोष ध्वनियां हैं उसमें ये तंत्रियां खुली रहती है, स्थिर रहती है, इनमें कोई कंपन नहीं होता। ये ध्वनियां पहले से ही खुली है, वायु अपने आप बाहर निकल रही है, लेकिन सघोष ध्वनियों में वायु उनको धक्का मारकर बाहर आती है। तो ये क्या जाना हमने, स्वर तंत्री के बारे में जाना। इसके बाद है काकल। काकल क्या होता है, काकल जो स्वर यंत्र है इसमें स्थित जो स्वर तंत्रियां हैं, स्वर तंत्रियां कौन सी है, जो हमने ये बनाई थी स्वर तंत्रियां, इन स्वर तंत्रियों के बीच जो खुला भाग है वो क्या है, काकल है। इसी से वायु बाहर निकलती है और स्वर यंत्र मुख भी इसे कहते हैं। ये क्या कहलाता है, ये काकल कहलाता है। इसके बाद आता है अभिकाकल। अभिकाकल, देखिए जो अभिकाकल है ये श्वास नली के द्वार पर, जो श्वास नली है इसके मुंह के ऊपर एक आवरण के रूप में एक छोटा से पर्दे के तौर पर रहता है। ये भोजन को, जो भोजन नलिका है इसमें से भोजन को श्वास नलिका में नहीं जाने देता है। यानी ये इन दोनों के बीच में रुकावट का काम करता है। जो भोजन नलिका में जाना है उसे श्वास नलिका में जाने से ये रोकता है। जिस समय हम श्वास लेते हैं उस समय ये भोजन नलिका को ढक देता है। वस्तुतः ये स्वर यंत्र के ऊपर एक आवरण के रूप में रहता है। यानी जब भोजन आएगा तो ये क्या करेगा, जब हम सांस लेंगे तो ये भोजन नलिका को ढक देगा ताकि हम इसमें भोजन नलिका वाला भोजन श्वास नलिका में ना चला जाए। ये काम किसका है, ये अभिकाकल का काम है। अब बात करते हैं कंठ मार्ग की। कंठ कौन सा है, मुंह का जो ये भाग है ये कंठ है। और कंठ मार्ग कौन सा है, देखिए ये भाग मुख के नीचे और कंठ छिद्र के ऊपर होता है। इसे कंठबिल, गलबिल भी कहते हैं। कुछ विद्वान इसे ग्रसनिका भी कहते हैं। और स्वर उच्चारण में ये अत्यधिक सहायक होता है।
जो हमारे मुंह से सीधा गले में जाता है, ये क्या है? ये कंठ मार्ग है। यहाँ पर जो कंठ है, कंठ कौन सा है? कोमल तालु। जो हमारे यहाँ कोमल तालु है, ये देखिए, ये कोमल तालु दिखाई दे रहा है, ये भाग कोमल तालु है। कोमल तालु के नीचे और जो काकल का भाग है उसके मध्य का भाग, यानी कोमल तालु और काकल के मध्य का जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। जैसे क, ख, ग, ये जो स्वन है इनका उच्चारण कंठ से ही होता है। यहाँ पर ये आप ध्यान में रखेंगे। इसमें जो ये भाग दिखाई दे रहा है, ये जो लटका हुआ मांसपिंड है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कौवा या अलजीवा कहते हैं। अलिजीवा। कोमल तालु में से जो एक छोटा सा मांसपिंड है और ये नीचे की ओर लटका रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अलिजीवा कहते हैं, या इसके साथ हम इसे कौवा भी कह सकते हैं। दोनों ही नामों का प्रयोग किया जाता है। अब इसका काम क्या है? अभी काकल के कोमल तालु के साथ मार्ग को रोकना होता है। जो अभी काकल है उसमें जो कोमल तालु वाला भाग है उस मार्ग को रोकना। ये जो मांसपिंड है या जो कौवा है, ये मुख्यतः 3 अवस्थाओं में रहता है। सामान्य जो अवस्था होती है उसमें तो ये स्थिर रहता है और नीचे की ओर लटका हुआ दिखाई देता है। मौखिक स्वर और व्यंजनों के उच्चारण के समय ये तन जाता है और नाक वाला जो मार्ग है, नासिका वाला जो मार्ग है, इसको रोक देता है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण के समय में ये नाक मार्ग को पूर्णतः अवरुद्ध नहीं करता, यानी ये वाली जो सांस की प्रक्रिया है यहाँ पर चलने देता है, इसे पूर्णतः नहीं रोकता, थोड़ा रोकता है, बल्कि कुछ मार्ग खुला रहता है, जिससे जो निश्वास है उसकी कुछ वायु नासिका मार्ग से निकल जाती है और कुछ मुख से निकलती है। तो अगर हम देखें तो अनुनासिक स्वरों का उच्चारण अलिजीवा की इसी स्थिति से होता है। यहाँ पर जो ये अलिजीवा है ये बीच का मार्ग अपनाती है, यानी ना तो ये पूरी तरह नाक के मार्ग को बंद करती और ना ही ये मुंह के मार्ग को बंद करती, बल्कि ये थोड़ा सा नाक के मार्ग को बंद करती है, थोड़ी सी वायु को मुंह की तरफ भेजती है, थोड़ी सी वायु को नाक की तरफ भेजती है। तो इससे कौन सी ध्वनियाँ उत्पन्न होती है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण इसी अवस्था से होता है। इसके बाद जो नासिका विवर है, नासिका विवर मुख और नासिका के बीच में जो खाली जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं? नासिका विवर। यानी इधर से तो मुंह है, इधर से नाक है, इसके बीच में जो ये खाली स्थान है ये नासिका विवर कहलाता है। नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं और अनुनासिक वर्णों के उच्चारण में जो नासिका विवर है इसका उपयोग होता है। इसे पूर्ण अथवा कम खोलने के लिए कोमल तालु तथा जो अलिजिह्वा है इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। यानी इसे कम खोलना है या पूरा खोलना है, ये किस पर निर्भर करता है? कोमल तालु और अलिजीवा पर। इन्हीं की स्थिति से जो नासिका विवर का भाग है वो उत्तेजित होता है या कार्य करता है। और यहाँ पर आप ये ध्यान दें कि इसमें जो अनुनासिक वर्ण है उनका उच्चारण नासिका विवर के द्वारा ही किया जाता है। ये देखिए, इस चित्र में ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। जो नासिका विवर का भाग है ये नासिका विवर वाला भाग है, यहाँ पर ये अलिजीवा है, ये जो भाग है ऊपर का ये कोमल तालु है। तो इस यहाँ से जो वायु आती है वो जो कोमल तालु है और अलिजीवा है, इन दोनों के द्वारा इस वायु पर नियंत्रण किया जाता है, जो कि नासिका विवर से अनुनासिक जो ध्वनियाँ उत्पन्न करनी है उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये जो भाग है ये मुख विवर है। अलिजीवा एक और नासिका विवर है और दूसरी ओर क्या है? मुख विवर। यानी जो ये अलिजीवा है ये बीच में है, एक और मुख विवर है, दूसरी ओर नासिका विवर है। मुख विवर में ही दांत, जीभ, मुर्दा, कठोर तालु, कोमल तालु, जो वर्तस आदि जो हमारे बोलने वाले यंत्र हैं या वागांग है वो यहाँ पर हैं, जो ध्वनियों के उच्चारण में सहायक होते हैं। तो ये कहाँ है? मुख विवर में। यानी हमारे जो तालु का जो भाग है, ये हमारे तालु का जो भाग है वो यहाँ पर कार्य करता है। मुख विवर में जो मूर्धा है या जो दंत्य ध्वनियों का उच्चारण होता है, जो हमारी जीभ है, वो सब कहाँ पर है? मुख विवर में ही है, और यहाँ से ये अंग अपना कार्य करते हैं। एक बात ध्यान में दें कि जो कोमल तालु वाला है वो ये भाग ना होकर ये तालु का भाग है, ये हमारे तालु का भाग है, ये आप ध्यान में दें। तो तालु और अलिजीवा ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जहाँ से नासिका विवर और मुख विवर में आने वाली
जो वायु है या श्वास है उसको नियंत्रित किया जाता है। देखिए मुख विवर में ये जो भाग है ये कोमल तालु वाला भाग है और इसी के साथ यहाँ पर अलिजीवा रहती है। इसके बाद है कठोर तालु। जो कठोर तालु वाला भाग है, मुख विवर की एक गोलाकार छत है और इस छत के जो आगे का भाग है इसको क्या कहते हैं, ये एक तरह से छत है, ये पीछे का भाग है और ये आगे का भाग है और इस भाग को हम क्या कहेंगे, कठोर तालु कहते हैं। तालु का ये भाग हमारे जो दांत है उनसे लगा हुआ रहता है, तो इसीलिए इसे कठोर तालु कहा जाता है। यही इसका कारण है कि इसे हम क्या कहते हैं, कठोर तालु है। ये तालु का ही भाग, लेकिन ये हमारा भाग जो है कोमल है और ये जो भाग है ये कठोर है। उसके बाद अगर देखें जो दंत मूल है यानी दांत की जड़ जहाँ से होती है, ये कठोर तालु के अंतिम छोर को हम दंत मूल कहते हैं, क्योंकि यहीं पर जो दांत है उन दांतों की जड़ें यहाँ पर रहती है, तो हम इसे क्या कहेंगे, दंत मूल कहते हैं। इसके बाद जो भाग आता है वो दांत का भाग आता है, आगे ये होठ रहेगा। ये जो भाग है यहाँ पर दांत होते हैं, दंत मूल में ही दांतों की दोनों पंक्तियाँ निकलती हैं, ऊपर के दंत मूल से ऊपर की दंत पंक्तियाँ और नीचे के दंत मूल से नीचे की पंक्तियाँ निकलती है। दांतों से ही कौन सी ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, जो दंतीय ध्वनियाँ है वो दांतों से उत्पन्न होती है, ये आप यहाँ पर ध्यान में रखें। उसके बाद क्या है, उसके बाद है वर्तस। जो ये भाग है ऊपर के दांतों के निकट होता है और जो तालु का भाग है यानी ये जो तालु का ये वाला जो भाग है इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर अगर देखें दंत मूल और कठोर तालु के बीच का ये भाग है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्तस कहते हैं। जब जीवा इस भाग को स्पर्श करती है तो वह क्या करती है, प्रश्वास वायु को रोकने का प्रयास करती है, यानी निकलने वाली जो हवा है उसे रोकने का काम करती है जीभ इससे सटकर, इससे लगकर। जैसे हम नह का उच्चारण करते हैं, न और है, जैसे हम इस शब्द का, इस वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो किसकी सहायता से करते हैं, यहीं पर तो हमारी जीभ लगती है। आप बोल कर देखें नह, जब हम ये बोलते हैं तो हमारी जीभ यहाँ पर आकर चिपक जाती है। उसके बाद अगर देखें हम जो मूर्धा है, ये वो भाग है मूर्धा का जहाँ पर कठोर तालु का ये अंतिम भाग है और ये भाग खुरदरा होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ये खुरदरा भाग मूर्धा कहा जाता है। यहाँ से अगर हम देखें जो ट, ठ, ड और ढ, ये जो स्वर है ये किससे, इन्हें मूर्धन्य स्वर कहते हैं। और जब हम बोलते हैं ट, ठ, ड, ढ, तब हमारी जीभ इन्हीं को स्पर्श, इसी भाग को स्पर्श करती है जब ये उत्पन्न होते हैं, ये स्वर उत्पन्न होते हैं। इसके बाद जो मुख्य अंग है वो है जीवा। ये जो जीवा है यानी जिसे हम जीभ कहते हैं, ये मुख विवर के मध्य निचले भाग में जीवा होती है। ये जो है ये कहाँ है, ये निचला भाग है और यहाँ से ये जीवा निकलती है, ये आप ध्यान में रखें। और ये पराई नीचे की ओर स्थिर पड़ी रहती है, यानी ये ऐसा नहीं है कि बाहर की आए, ये नीचे की ओर स्थिर पड़ी रहती है। लेकिन जब स्वनों का उच्चारण होता है तो वायु को रोकने के लिए ये गतिशील हो जाती है। जीवा को जानने के लिए हम इसे 5 भागों में बांट सकते हैं, यानी जीवा के जो भाग हैं वो 5 भाग हैं जिन्हें हम अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले क्या है, जो जीवा नीक है, जीवा की नीक को ही जीवा नोक भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे टिप ऑफ द टंग कहा गया है, यानी जीभ की जो नोक है, सबसे आगे का जो भाग है जीवा नीक, उसे हम क्या कहते हैं, जीभ की नोक। उसके बाद है जीवाग्र, जीवा का अग्र भाग, जीवा नीक के समीप वाला जो भाग है उसे जीवाग्र कहते हैं, अंग्रेजी में इसे फ्रंट ऑफ द टंग कहा जाता है। उसके बाद क्या है, जीभ का जो मध्य भाग है, जीवा मध्य, जीवा के तृतीय भाग अथवा मध्य भाग को क्या कहेंगे, जीवाग्र के समीप होता है ये, और इसे जीवा मध्य कहा जाता है, यानी मिडल ऑफ द टंग। इसके बाद है जीवा पश्च, यानी पश्च यानी पीछे का, जीवा के चौथे भाग को, जो कि जीवा के मध्य के पीछे होता है, यानी मध्य भाग से भी पीछे होता है पश्च भाग, उसे हम जीवा पश्च कहते हैं, बैक ऑफ टंग। उसके बाद आ जाता है जीवा मूल। जो जीवा का मूल है ये यहाँ पर आप ध्यान में दें, जीवा का मूल सबसे अंतिम और 5वां भाग है जिसे हम जीवा मूल कहते हैं,
और ये भाग कहाँ से जुड़ा होता है? ये भाग कंठ से जुड़ा होता है। देखिए ये कंठ का भाग है और ये कंठ से जुड़ा होता है। इसी भाग के द्वारा जो जीवामूलीय ध्वनियाँ हैं उनका उच्चारण होता है। तो जीभ को हम अलग अलग भागों में, जैसे जीवामूल है, जीवानीक है, जीवाग्र है, जीवा मध्य है, जीवा यानी जीभ और जीवा पश्च यानी पीछे का भाग। तो इस तरह से हम इसे 5 भागों में बांटकर इसको जान सकते हैं। यानी ये 5 जगह से अलग अलग प्रकार से काम करती है जीभ। कभी जीवा पश्च भाग ज़्यादा गतिशील होता है, कभी मध्य भाग से ध्वनियों को या वायु को रोका जाता है, और कभी जीवाग्र या जीवानीग अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो वागंगों में निभाती है। उसके बाद आ जाता है ओष्ठ। ओष्ठ यानी होठ। जो ओष्ठ है ये 2 हैं, एक ऊपर का होठ और एक नीचे का। ओष्ठ से कौन सी ध्वनियाँ उत्पन्न होती है? ओष्ठीय ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। ये जब अवयव अपनी वायु को रोकता है या वागंगों में अपना विशेष महत्व है इसका, इससे ओष्ठीय ध्वनियाँ कौन सी उत्पन्न होती है? जैसे प है, फ, ब और भ। ये ध्वनियाँ कौन सी है? प, फ, ब, भ। ये ध्वनियाँ यानी जो प वर्गीय है, प, फ, ब, भ, म, ये ध्वनियाँ ओष्ठीय ध्वनियों में आते हैं और इन्हीं की सहायता से इसका उच्चारण होता है। इस प्रकार जो स्वन प्रक्रिया है उसमें अगर हम देखें तो किसी न किसी रूप में ये जो यंत्र है ये अपना महत्वपूर्ण इनकी भूमिका होती है स्वनों के उच्चारण में, स्वनों को उत्पन्न करने में। किस प्रकार से फेफड़ों से आने वाली वायु को ये अंग रोकते हैं उसे, और उसके पश्चात उसे वाणी में परिवर्तित करते हैं या उस ध्वनि को एक विशेष वर्ण के रूप में, विशेष स्वन के रूप में उच्चरित करते हैं। तो आज हमने जाना कि वाग्देय क्या है और उनके कार्य क्या है, किस प्रकार से वो ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, स्वन उत्पन्न करते हैं। 3 चित्रों के माध्यम से मैंने इसे समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आप समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।